हम फदील साहब को स्क्रीन पर लेकर के आ रहे हैं। फदील साहब का बहुत-बहुत इस्तकबाल है, खैर मकदम है। फदील साहब हमारे सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। फदील साहब न सिर्फ ये कि नेशनल बल्कि इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है और से जियो पॉलिटिक्स पर और कई बार फदील साहब जिस अंदाज से मिलिट्री का जिक्र करते हैं, वॉर का जिक्र करते हैं, इन्फेंट्री को जिस तरह से समझाते हैं, वो लाजवाब होता है, वो अल्टीमेट होता है। तो मैं फदील साहब का इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। और फदील साहब मैं ये बात कर रहा था कि लग रहा है कि जंग जो है वो तीसरी आलमी जंग थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रही, क्योंकि बहुत जबरदस्त हमले जो है अमेरिका यमन में अब कर रहा है और ईरान भी 1000 मिसाइल ईरान ने फौरी तौर पर तैयार कर दिए। 3 जो उनके जजीरे हैं वहां पे मिसाइलें तैनात कर दी गई हैं और अमेरिका को जवाब भी दिया। अमेरिका ने जैसा कहा कि हम उस पर हमला करेंगे और ये वो। तो अब क्या लग रहा है फदील साहब कि क्या जंग जो है बहुत तेजी से बढ़ रही है, ऐसा माना जाए? देखिए मुमताज भाई, जंग जो है अभी ये धमकी है, जंग नहीं होगी, बड़ी जंग नहीं होगी। ये अभी क्या होता है, अभी छोटे छोटे हमले हो रहे हैं, एक दूसरे को डरवाने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका और इजराइल अभी अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है। वो अपने जो पूरा उसका आभा है ना, जो उसका मंडल है, उसके हिसाब से दिखा रहा है कि भाई हम बहुत बड़े हैं, हम तुमको मार देंगे, हम ये कर देंगे। लेकिन हूती डर नहीं रहे उनसे, कोई भी नहीं डर रहा है। ईरान भी तैयार है। ऐसा थोड़ा ही है कि अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा वही है कि उससे अगर ऐसा हो जाएगा तब तो पूरी दुनिया गुलाम हो जाएगी उसकी, फिर बचेगा कौन? पूरी दुनिया को गुलाम बना के पूरी दुनिया गुलाम हो जाएगी अमेरिका की। कोई ना कोई तो उससे लड़ने वाला जब सामने खड़ा है तो लड़ेगा ही। और अमेरिका अंदर से बहुत डरा हुआ है। वो छोटे छोटे हमले इसलिए कर रहा है कि वो अभी टेस्ट कर रहा है। और खुद लाल सागर छोड़ के चला गया। लाल सागर खुद ही छोड़ के चले गए ना। हमला तो हवाई हमला तो कोई कहीं से कहीं कर सकता है, जब जमीनी जंग शुरू करे तब ना समझ में आएगा। अभी तो हवा से आगे मार के भाग जा रहे हैं। आप जमीनी जंग शुरू करो तब समझ में आ जाएगा कि कौन कितने पानी में। अभी हवाई हमला चल रहा है, अभी जबानी हमला चल रहा है। और अरब के उन लोगों को जो ये सोच रहे हैं कि अमेरिका हमको बचा लेगा, ये उनकी गलतफहमी है। और उनको ये एहसास भी हो रहा है अपनी गलतफहमी का कि आज धीरे धीरे सभी लोग खामोशी से ही सही, लेकिन हूती का समर्थन कर रहे हैं, हमास का समर्थन कर रहे हैं, फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं। जी फदील साहब, ये सही लग रहा है, लेकिन कई बार ऐसी चीजें होती है, क्योंकि अभी बीच में खबर आई थी, मुझे नहीं पता कितनी सच्चाई है, कि जब हूती ने वहां पे हमला किया था तो जो बेस है जॉर्डन का या अरब का उसने रोका। लेकिन बहरहाल हम इस पे अभी बाद में जाएंगे। फदील साहब, मैं अगर एक तरफ से बात शुरू करूं, खास तौर से जो इजराइल की सूरत हाल है, इजराइल में अटॉर्नी जनरल और नेतन्याहू आमने सामने खड़े हो गए। वहां एक तरीके से अदलिया और ये और दोनों जो है वो मतलब एक दूसरे के दुश्मन की तरह ट्रीट कर रहे हैं। वहां खाना जंगी तकरीबन बिल्कुल दहाने पर है, हालात बड़े धमाका केज हैं। तो क्या ये सारी जंग बढ़ाने की वजह यह है कि जो इजराइल के अंदर इस वक्त तो सूरत हाल है उसको दबाया जाए, उसको उभरने न दिया जाए और जंग छेड़ दी जाए ताकि कुर्सी बच जाए नेतन्याहू की? क्या ये कोशिश है? इजराइल के जो आम आवाम है वो तो समझदार भी है और पढ़ी लिखी भी है, चीजों को समझती भी है। शुरू से ही आम जनता इस लड़ाई के खिलाफ थी, आज भी है। उनके बच्चे मारे जा रहे, वो रिजर्व फोर्स के नाम पर उनके बच्चों को ले आकर के जंग में झोंक के मार दे रहे। तो ऐसा नहीं है वहां नेतन्याहू को, ये बात तो सबको पता होगी ना कि हमारे अपने केस से बचने के लिए ये जंग को आगे बढ़ा रहे। इसी का मुजाहरा हो रहा है, क्योंकि अभी वो सत्ता में है, पावर है, और जंग के नाम पर चुप है लोग, इसलिए कुछ नहीं हो रहा है। नहीं तो किसी दिन भी आप सुन सकते हैं कि शेख हसीना वाला हाल उनका भी हो जाएगा, पता चला कि वो अमेरिका में बैठे हैं चुपचाप जाकर के।
ये किसी दिन भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई टाइम फिक्स मुकर्रर है, किसी दिन भी ये हो सकता है। जिस तरह के हालात वहां के, कब तक दबाएंगे, सप्रेस कब तक करेंगे लोगों को, कब तक वहां के आवाम को दबा के रखेंगे, कितने दिन पुलिस गोली चलाएगी, लाठी चलाएगी, एक न एक दिन तो। और इजराइल चूंकि बहुत छोटा कंट्री है और तेल अवीव में इन लोगों का पूरा डेरा है, अब जंग की वजह से बम गिर रहे हैं तो लोग वहां जा भी नहीं रहे उनके बंगले के आसपास, नहीं तो वहां तो भीड़ लगी हुई थी। अब उनको सेफ हाउस में, नेतन्याहू खुद ही सेफ हाउस में रखा गया है, पता चला कि भीड़ लगावे और कोई मिसाइल डाल दिया तो बहुत लोग मारे जाएंगे। ये सारी सिचुएशंस हैं वहां, और परेशानी तो है ही, इजराइल को भी है, जितना परेशानी फिलिस्तीन को है उतना इजराइल को भी है जी। ये बिल्कुल फजील साहब, ये सही है। और कभी भी ऐसी खबर वहां से आ सकती है इजराइल से, और इजराइल की असल में जो पोजीशन है वहां पे, जो अंदरूनी हालात है वहां पे, क्योंकि लोग बंकरों में रह करके तंग आ गए, 18 महीने हो गया। इसके साथ साथ वहां कारोबार फजील साहब पूरी तरह से ठप है, वहां रोजगार जो है वो अब नहीं है, और इजराइल कर्ज में डूबा जा रहा है। और नेतन्याहू को लग रहा है कि हम गाजा पे बफर जोन बना करके, इस पे कब्जा करके, और यहां से अपनी तिजारत जो है फिर से शुरू कर देंगे और लोग वाह वाह करेंगे। लेकिन अभी भी फजील साहब पूरे कैप्टिव जो है वो नहीं छूटे हैं, अभी भी इजराइल और अमेरिका के वहां कैप्टिव मौजूद हैं। इसके बावजूद इस तरह से सीज फायर की खिलाफ वर्जी करना, आवाम को मारना, क्या ये इनको ये परवाह नहीं है कि लोगों की जान बचे? तो क्या ऐसे लोगों को आवाम जो बर्दाश्त करेगी फजील साहब? ट्रंप को ये माना जा रहा था कि इनके प्रयास से जंग रुकी, सीज फायर भी हुआ, लेकिन अब जिस तरह की लड़ाई शुरू हो गई है, कुछ अंदरूनी बातें हैं जो बाहर नहीं आ पा रही अभी तक। न तो हमास लेके आ रहा है, और न इजराइल लेके आ रहा है, न अमेरिका लेके आ रहा है। हमें लगता है कि मामला 200 अमेरिकी नागरिकों का है। अब वो किसके पास है, हमास के पास है या इजराइल के पास है, या इन कारण या कोई और कारण हो सकता है जिसके चलते अमेरिका भी जंग को आगे बढ़ा रहा है और इजराइल भी बढ़ा रहा है। और ये बात आम आवाम में आ नहीं रही है, ना तो इजराइल बोल रहा है ना फिलिस्तीन बोल रहा है। कुछ बातें ऐसी हैं जो, या फिर ट्रंप को ये लग रहा होगा कि किसी तरह इस लड़ाई को कुछ दिन शांत कर दो और ये सब कैपिटलिस्ट एक्सचेंज का मामला चलेगा, इस बीच हम रूस को मना लेंगे और यूक्रेन युद्ध बंद हो जाएगा। तो रूस का जब इंटेंशन खत्म हो जाएगा, यूक्रेन से ही इंटेंशन है ना उसको तो अमेरिका को नीचा दिखाना था यूक्रेन के चलते। तो ट्रंप को ये लगा कि हम रूस को मना लेंगे, और रूस का हाथ हटेगा तो ईरान साथ छोड़ देगा, ईरान का साथ छूटेगा तो हूती अकेला पड़ जाएगा, हम ये लड़ाई जीत जाएंगे। ये दिमाग में होगा उनके। जबकि रूस जो है अपने अलायंस पार्टनर को कभी छोड़ता नहीं, रूस नहीं छोड़ेगा, ईरान नहीं छोड़ेगा, और जब तक रूस और ईरान नहीं छोड़ेगा चाइना भी नहीं छोड़ेगा। जितना अमेरिका कर रहा है, ये सब मिडिल ईस्ट में चाइना और रूस को ज्यादा मजबूत कर रहे हैं। ये लोग हमला कर रहे हैं और इसीलिए इस लड़ाई को टेस्ट कर रहे हैं कि क्या इन लोगों का रद्दअमल क्या होता है, या ईरान इसके आगे आता है कि नहीं आता है, रूस इसके साथ आता है कि नहीं आता है, चाइना इसके साथ आता है कि नहीं आता है। लेकिन ये जो हमले हो रहे हैं, अभी धैर्य का परिचय सब लोग दे रहे हैं, लेकिन कुछ दिन ही और अगर चला तो लड़ाई बड़ी हो जाएगी। और हमें नहीं लगता है कि इस वक्त अमेरिका इस कंडीशन में है कि वो लड़ाई को आगे बढ़ा पाए, क्योंकि अमेरिका से तो आके लड़ेगा नहीं, उसको अपने किसी बेस से लड़ाई शुरू करनी पड़ेगी, और वो बेस होगा जॉर्डन या वो क्या नाम है उसका, अरब हो सकता है। तो ये सब जो जगहें हैं, एक तो उनके टारगेट के अंदर है, सब हूती के टारगेट के अंदर है और अरब के अंदर है। तो अगर वो अपने बेस से लड़ाई शुरू करते हैं, पूरे अवाम भी उनके खिलाफ है, तो ऐसा नहीं है कि अगर वो अपने बेस से लड़ाई शुरू करते हैं तो लड़ाई कोई बहुत मुश्किल रहेगी। इन लोग के टारगेट के अंदर है, हूतीस के, हमास के टारगेट के अंदर इनके सारे बेस है, कोई टारगेट से ज्यादा दूर नहीं है। इसलिए सबसे पहले इनका बेस खत्म होगा, लड़ाई तो उनको उसी कंट्री से लड़नी पड़ेगी। और आज की डेट में ईरान से हर कोई डर रहा है। अगर ईरान अमेरिका से आप बच जाएंगे तो ईरान नहीं छोड़ेगा,
और ईरान से बच जाएंगे तो अमेरिका नहीं छोड़ेगा। तो जो लोग ये बीच में फंसे हैं ना, जैसा 2 दिन पहले आपने देखा कि अरब के ऊपर जद्दा में 2 मिसाइल अटैक हुए, परसों या कल शायद हुआ था। और एक बात और बताएं आपको, इस वक्त आईडीएफ के अंदर सैनिकों की बड़ी कमी पड़ चुकी है। व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज जा रहा है, लोग भर्ती नहीं हो रहे, और जो भर्ती हैं वो लंबी छुट्टी पे चले गए हैं, वापस नहीं आ रहे। कई कई कंपनियां गायब है, पूरी कंपनी की कंपनी गायब है। हथियार और आर्म्स एंड एमिनेशन सब वहां पड़े हुए हैं और पूरी कंपनी गायब है। कंपनी का मतलब होता है, यहाँ हम लोग के इंडिया के अंदर 100 से 200 के बीच की एक छोटी कंपनी होती है, उसके बाद बटालियन होती है, बटालियन के बाद यूनिट होती है, उसके बाद ब्रिगेड होती है। तो इस तरह की जो कंपनियां हैं, हमारे यहाँ नॉन कमीशन अफसर और कमीशन अफसर 2 लोग मिल करके एक कंपनी को ऑपरेट करते हैं। वो कंपनी में 200 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं। उसमें अगर 100 हुए तो उसके साथ एक जेसीओ होगा और एक कमीशन अफसर होगा। इस तरह से पूरी चलती है। तो उस तरह की कंपनी छोटे छोटे ट्रूप्स में लगाई जाती है वार के दौरान। वो पूरी कंपनी ही गायब है। आईडीएफ जाके खोज रहा है कि भाई यहाँ हमारे 300 सैनिक थे, कहाँ गए। वैसे ही टेंट लगा हुआ है, तमाम आर्म्स एंड एमिनेशन पड़े हुए हैं और पूरी बटालियन गायब है, पूरी यूनिट गायब है। अब उनको खोजा जा रहा है, वो मिल ही नहीं रहे। दूसरा, व्हाट्सएप ग्रुप पे बहुत भारी पैसे दे करके, भारी भरकम सैलरी पैकेज और सैलरी का ऑफर करके, इतना भारी पैकेज है कि हमारे यहाँ तो गरीबी इतनी है कि लोग आज ही ज्वाइन कर ले, इतना बड़ा पैकेज है। लेकिन चूंकि अब वो तो भुक्तभोगी है, जिन्होंने अपनी जिंदगियां खो दी पैसे के चक्कर में, अब वो दोबारा थोड़ी फंसने वाले हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज जा रहा है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन आईडीएफ को सैनिक नहीं मिल रहे। ये हाल हो गया है इजराइल के अंदर का। इसीलिए इजराइल हवाई हमला तो कर रहा है, लेकिन एक भी अपनी पैदल सेना को नहीं उतार पा रहा है। 1 इंच जमीन पे वो उसकी कोई आईडीएफ का कोई जवान, न तो लेबनान की तरफ, न हिजबुल्लाह की तरफ, न गजा की तरफ, कोई पैदल जो इन्फेंट्री की एक्टिविटी एकदम मतलब जीरो है, शून्य है। सिर्फ उनकी एयरफोर्स और उनकी मिसाइलें ये हमले कर रहे, टारगेटेड हमले हो रहे और जानबूझ करके आम शहरी को निशाना बना रहे ये लोग। जो लोग रमजान के टाइम में मस्जिदों में नमाज पढ़ रहे, वहां सैटेलाइट से देख लिया कि यहाँ 2000 लोग नमाज पढ़ रहे या 2000 लोग मस्जिद से बाहर खड़े हैं, उस पर बम मार दे रहे, उस पर बम गिरा दे रहे। तो टारगेटेड किलिंग कर रहे ये लोग, टारगेट को पकड़ करके सैटेलाइट से देख करके जहां भीड़ दिख रही है वहां बम गिरा दे रहे। ये काम इजराइल के लोग कर रहे हैं। उनके पास ना तो आईडीएफ की ताकत है, ना सोशल और ना पॉलिटिकल ताकत है, और अब उनके पास हथियार भी लगभग खत्म हो चुके हैं। अब उनका मरकावा टैंक, कई सौ मरकावा टैंक तो गजा में हमास ने कैप्चर कर रखा है। कई हजार उनके असॉल्ट राइफल जो है हमास के जवानों के पास है। और जब वो बंदक को छोड़ रहे थे तो उनके हाथ में इजराइल मेड की असॉल्ट राइफल उनके हाथ में थी, जिस पर नेतन्याहू बहुत भड़के थे। उन्होंने कहा था कि हमारे हथियार वापस कर दो। तो इन सब चीजों से पूरा, और अपने 15 महीने के तजर्बे से भी तो इजराइल है न पस्त कि साहब उतने जब जवानी में कुछ नहीं कर पाए तो बुढ़ापे में क्या करेंगे। अब तो बुढ़ापा आ गया आईडीएफ को, अब तो इतने कमजोर हो चुके हैं कि चलना मुश्किल है उनका। और आईडीएफ के अंदर ये बात चली गई कि बेवजह हमें मरवाया जा रहा है, इसलिए आईडीएफ पछता है। और कहीं भी आपको बता रहा हूं कि इजराइल अगर ऐसे ही हमले जारी रहा तो छोड़ दीजिए जॉर्डन, छोड़ दीजिए अरब, सिर्फ हमास वाले घुस जाएंगे तेल अवीव में। हूती और हमास, हिजबुल्लाह मिल करके भी तेल अवीव में घुसेंगे तो ज्यादातर 1 हफ्ते में